दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त, जिसको हम हिंदी में शॉर्ट में लासा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लासा यानी लघुत्तम समापवर्त। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम होता है हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम से ही पता चल रहा है, लोवेस्ट कॉमन यानी सबसे छोटा गुणज। क्या होता है? जो सबसे छोटा गुणज होता है वही हमारा एलसीएम होता है। किसका गुणज? जो हमें संख्याएं दी गई हैं। तो यदि हम एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा देखें तो वह क्या हो जाएगी? वह है छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, इसकी परिभाषा होगी, जिसको मैं लिख देता हूँ। परिभाषा लिखी हुई है आपके सामने। क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो दी गई संख्या का लासा यानी लघुत्तम समापवर्त एलसीएम कहलाता है। क्या? जब हमें कहा जाए कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक, या सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तब हमें क्या करना होता है? एलसीएम निकालना होता है। कब? जब दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी ऐसी संख्या जो दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, लासा कहलाता है। एक एग्जाम्पल लिख दे। एग्जाम्पल से पहले बता दूं, लासा हम दो तरीके से निकालना सीखेंगे। पहला होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी? अभाज्य गुणनखंड विधि। और जो दूसरा मेथड होगा वो हमारा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, कौन सी? भाग विधि। तो हम कितने तरीके से हम जो लासा निकालना सीखेंगे वो देखेंगे दो तरीके से। एक पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ एलसीएम या लासा निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आपको एलसीएम निकालने के लिए जो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए या अभाज्य गुणनखंड निकालना आना चाहिए। ठीक, तो हम छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे एक संख्या है 16 और 20 का, 16 व 20 का एलसीएम हमें निकालना है। ठीक, दो संख्या दी हुई हैं, कौन कौन सी हैं? 16 और 20। इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो हम जब फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे होते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले 16 और 20 के दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं। 16 और 20 के क्या निकालने होते हैं? दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं। तो हम सबसे पहले 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 16 के अभाज्य गुणन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये दो 16 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब 20 के, फिर 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 20 के क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 5 20। 20 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंड निकालना आपको आता ही होगा। अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं? जैसे 16 का निकालना है तो सबसे पहले हम उस छोटी सी संख्या से भाग देंगे जो 16 को विभाजित कर रही है। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो 16 को विभाजित कर रही, क्या कर रही? 2, 2 अट्ठे 16, 8 बार गया। फिर 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम ने। इस तरीके से 16 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। यदि हम 20 के निकालना है तो 20 में सबसे छोटी संख्या जो क्या कर रही है? 20 को विभाजित कर रही, क्या होगी? 2 होगी। आप उन्हें भाज्यता के नियम पढ़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि कौन सी संख्या किसको विभक्त कर रही। तो हमने 20 को देखा 2 से विभक्त कर रही, कितना बार? 10 बार। फिर 2 से विभाजित किया 5 बार, 5 से 5 एकम 5। तो 16 के क्या आए थे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 20 के क्या आए फैक्टर? 2 गुणा 2 गुणा 5।
जब हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं, ये हमारे सभी क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो सबसे पहले हम वो देखते हैं कि जो दोनों में जो ओहाइनेस्ट है या कॉमन है वो क्या क्या है। तो यदि देखें 16 और 20 में 1 2 कॉमन है, ठीक, तो हम 2 लिख लेंगे, यानी जो कॉमन है उनको हम लिख लेंगे, क्या है। फिर अगला 2 कॉमन है, 2 लिख लिए। कोई और संख्या है जो दोनों में आ रही है 16 और 20 में, नहीं है तो हम वो सभी संख्या लिख लेंगे जो बची हुई। तो क्या बचा है, 16 में 2 गुणा 2 और 20 में 5 बचा हुआ, ठीक। यानी सबसे पहले हम वो संख्या लिखते हैं जो दोनों में कॉमन है। जैसे हमने देखा कि एक पेयर 2 2 का ये बन रहा था, ठीक, दूसरा ये बन रहा था। तो हमने जब जो संख्या कॉमन होती है उसको एक बार लिखते हैं। दोनों में था, एक बार लिखा, फिर 2 एक बार और था, एक बार लिखा। अब जो बची हुई उन सभी को लिख लेते। क्या बचा था, 2 बचा था यहाँ, 2 यहाँ बचा था, 5 यहाँ बचा था, तो हमने इनको लिख लिए। अब इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, यानी जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 80 आएगा। किसका, ये आएगा हमारा 16 और 20 का एलसीएम। तो ये हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इस पर हम कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने अगला जो प्रश्न लिया है वो लिया है 6, 8, 12, 20, 30 का लासा ज्ञात कीजिए। किसका करना है हमें, 6, 8, 12, 20, 30 का लासा निकालना है। तो हम 6, 8, सब 12, 20, 30 सभी के अलग अलग क्या निकाल लेंगे, पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो हम निकालते 6 के, 6 क्या होता है, 2 गुणा 3, 6 आ गया। फिर 8, 8 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक। फिर 12 की निकालते हैं, 12 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। फिर 20 के निकालते, 20 क्या होता है, अभी निकाले थे 2 गुणा 2 गुणा 5। और 30 के निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक। 2 3 6, 6 5 30। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ऐसी कोई संख्या है क्या जो सभी में आ रही हो, ठीक। सब ऐसी कोई संख्या जो हमें सभी में मिल जाए। किसमें, 6, 8, 12, 20, 30 में। तो हम देखें सबसे पहले 2 देखते हैं, 2 इसमें है, 6 में है, फिर 8 के अभाज्य गुणनखंड में है, फिर 12 के में है, फिर 20 के में है, फिर 30 के में, यानी 2 हमें सभी में मिल गया। 2 सभी में मिल गया तो हम 2 को क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, ठीक। 2 लिख लिया, फिर इनटू, फिर अगली संख्या देखेंगे 3, 3 किस में है, 6 में है, ठीक। फिर 12 में है और 30 में है। तो हमने 3 लिख लिया। अब 3 किस में है, 3 जगह है, एक ही बार लिखेंगे। यानी जो संख्या कितनी भी बार हो, यानी अलग अलग जगह पर कॉमन मिल रही है तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं। ये 3 किस में था, 6 में था, 12 में था, 30 में था, 3 जगह पर मिला, लेकिन क्या है अलग अलग संख्याओं में कॉमन मिल रहा है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। फिर अगला हम देखते हैं, अगला देखें तो 2 इन तीनों में है, किस में है, 8 के गुणनखंड में भी है, 12 के में भी है, 20 के में। जो एक बार ले लिया उसको अब नहीं चेक करेंगे, इसको ले लिया ना एक बार 2 को, इसको छोड़ेंगे। अब अगला 2 देखें इनमें था तो 2 को एक बार और लिख लिए, ठीक। अब 2 कहीं और है, अब नहीं है तो इस 2 को लिख लेंगे, ठीक। फिर 5 इन दोनों में है तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। कॉमन संख्या एक ही बार लिखती है चाहे वो कितनी संख्याओं में कॉमन हो। यदि सभी में है तब भी एक बार लिखेंगे, यदि 2 में है तब भी एक बार लिखेंगे, यदि 3 में है तब भी एक बार लिखेंगे। यानी जो संख्या कॉमन है उसको एक बार ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पंचे 120। यानी जो हमारा एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। एलसीएम जो 120 आया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है, 120 वह सबसे छोटी संख्या है। एलसीएम क्या बोलता है, एलसीएम बोलता है छोटी से छोटी संख्या, मतलब 120 क्या है, वह सबसे छोटी संख्या है जो 6 से भी विभक्त है, यानी इसमें 6 का भी भाग जा रहा होगा, 8 से भी विभक्त है,
12 से भी विभक्त है, 20 से भी विभक्त है और 30 से भी विभक्त है। तो इस एग्जाम्पल से यदि हम परिभाषा को देखें तो परिभाषा बोलती है एलसीएम की कि सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यदि 120 में हम 6 से भाग देंगे तब भी हमें शेषफल 0 बदलेगा। यदि 120 में 8 से भाग देंगे तब भी शेषफल 0 बचेगा। 12 से भाग देंगे 120 में तब भी शेषफल 0 बचेगा। 20 से भाग देंगे तब भी शेषफल 0 बचेगा और 30 से भाग देंगे तब भी शेषफल 0 बचेगा। यानी जो दी गई संख्याएं इन सभी से अलग अलग भाग देने पर यदि हम भाग देते हैं और शेषफल 0 मिलता है तो वह हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम हमेशा सबसे छोटी संख्या होती। अब इसके अलावा यदि इन संख्याओं से विभक्त होने वाली कोई संख्या होगी तो वो 120 से बड़ी ही होगी। यही हमारी परिभाषा है। अगला एक और एग्जाम्पल है कि 22, 54, 108, 135 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और किससे निकालना है, ये निकालना है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो हमने बता दें पिछले 2 क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए सबसे पहले हमें सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं। तो हम 22 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 22 क्या होता है, 2 गुणा 11, 22 हो गया। फिर हमें 54 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यदि आपको इस तरीके से नहीं पता है कि किसके क्या अभाज्य गुणनखंड हो तो आप अलग से रफ में निकाल सकते हैं। कैसे, 54 में आप सबसे छोटी संख्या का भाग दीजिए जो इसको विभाजित कर रही हो, तो 2 होती है क्योंकि लास्ट में संख्या सम संख्या है। और पूरा मैंने आपको भाज्यता का नियम पढ़ाया है, आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं कौन सी संख्या किससे विभाज्य होती है। तो सबसे पहले हम जब भाग देते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देते हैं। सबसे छोटी जो इसको विभाजित कर रही हो, 2 विभाजित कर रही तो 2 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 27। फिर 2 से नहीं जा रहा है, 3 से जाएगा तो 3 नम 27। फिर 3 से 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो जो 54 के अभाज्य गुणनखंड है वो कितनी आ जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इस तरीके से हम 108 के निकालेंगे। तो 108 के क्या होंगे, 108 2 से विभाजित है 2 से भाग देंगे 54, और 54 के हमें पता ही है क्या है तो हम देख लेंगे। 108 के क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 135 के निकालते हैं। 135 के निकालते हैं क्या आएंगे, 135 आपको पता होगा 2 से विभाजित नहीं है, ठीक। तो 2 से भाग देंगे ही नहीं, हम क्या किससे देंगे, 3 से। जिससे विभाजित है उसी से देंगे और छोटी से छोटी संख्या से पहले देंगे, ठीक। 3 चौके 12, 1 बचा, 3 पाँचे 15। फिर 3 से देंगे 15, 3 45। फिर 3 से देंगे 3 पाँचे 15। फिर 5 से देंगे 5 एकम 5। यानी 135 के अभाज्य गुणनखंड आए वो है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इनको आपको घात के रूप में नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है। क्या करना, घात के रूप में नहीं लिखना, या घात के रूप में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक। उसको थोड़ा सा अभी मैं बता दूंगा, पहले इस तरीके से हम देख लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम 2 चेक करते हैं किस किस में आ रहा है। जिसमें 2 आ रहा है वो हम ले लेंगे। तो एलसीएम निकालना है, तो 2 आ गया, ठीक, इंटू 11 बड़ी संख्या हम लास्ट में लिख लेंगे। फिर 2 हो गया, 3 किस किस में आ रहा है, 3 इसमें, चलो इसको ले लेते हैं, ठीक। ये 3 आ रहा है तो 3 ले लेंगे। फिर 3, ये 3 आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है और इसमें भी आ रहा है तो इस 3 को ले लेंगे, 3 हो गए। फिर 3 इसमें भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है तो एक 3 और ले लेंगे। अब क्या क्या बचा हमारा, एक 2 बचा, एक 5 बचा और 11 बचा, और तो कुछ बचा नहीं। तो हम 2 गुणा 5 गुणा 11 कर लेंगे। जो किसी में कॉमन नहीं होता हम उसको लास्ट में लिख लेते हैं। अब इनका गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 दूनी 108, 108 गुणा 5 कितना होता, 8 5 40, 540, 540 गुणा 11 कितना आएगा, 540 गुणा 11, 11 0, 11 चौके 44 का 4 यहाँ से 4, 11 5 55 4 59। यानी जो आएगा हमारा एलसीएम आएगा वो 5940 आ जाएगा। तो यानी
5940 वह सबसे छोटी संख्या होगी, जो 22 से भी विभाजित होगी, 54 से भी विभाजित होगी, 108 से भी विभाजित होगी और 135 से भी विभाजित होगी। ये देख ली। अभी कहा था कि हम घातों के रूप में नहीं लिखना है, ठीक। जब इस तरीके से कर रहे हैं, यदि हम घात के रूप में लिखते हैं तब हमें किस तरीके से करना होगा, मैं इसी एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 22 को हम क्या लिख लेंगे, 22 हो जाएगा 2 गुणा 11, ठीक। 54 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा 2 गुणा 3, कितनी बार है, 1 2 3 बार है, यानी 3 की घात 3 हो जाएगा। फिर 108, 108 क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3, और 135 क्या हो जाएगा, 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 1, 1 घात इनकी भी कर लेते हैं, ठीक। यानी क्या होता है, यहाँ पे 3 कितनी बार था, 3 बार था, तो इसकी घात 3 हो गई। यहाँ पे 3 बार था, 5 एक बार तो घात 1 हो गई, ठीक। अब हमें इनका क्या निकालना है, इनका हमें निकालना है एलसीएम, ठीक। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए जब घात में संख्याएं दी हुई हों तो हम देखते हैं कि जो संख्या है उनकी सबसे बड़ी घात कौन सी है, ठीक। उस संख्या की, एक पर्टिकुलर संख्या की सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो हम सबसे बड़ी घात को लेते हैं और उस संख्या की जो छोटी घात है उन सभी को छोड़ देते हैं। जैसे इसमें पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 2, हमारा पहला अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है, तो हम 2 की सबसे बड़ी घात लेंगे। इसमें 2 की घात 1, 2 की घात 1, 2 की घात 2, तो इनमें सबसे बड़ी 2 की घात कितनी है, 2 है, इन 2 की घात 2 हमारा 2 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा गुणा। फिर हम लेते 3 की घात सबसे बड़ी क्या है, इसमें 3 की घात 3, इसमें भी 3 की घात 3, इसमें भी 3 की घात, तीनों में समान है तो हम कोई सी भी ले लें, आएगी 3 की घात 3 है, इंटू फिर 5 है तो 5 की घात 1 और इंटू 11 बचा तो 11 की घात 1। तो ये हमारा क्या आ गया, जब घात के रूप में हम लिख लेंगे एलसीएम आ जाएगा। और यदि हमें घात के रूप में आंसर ऑप्शन नहीं है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 कितना होता है 4, 3 की घात 3 कितना होता है 3 त्रिका 9 है 27 गुणा 5 की घात 1 5 गुणा 11 की घात 1 11, ठीक। तो अब इनको हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, जो ये आएगा आपका 5940 ही आएगा। गुणा आप करके देख सकते हैं। जो हमने अगली संख्या ली है वो है 26 54 78 182 का एलसीएम हमें निकालना है। किससे निकालना है हमें पता है। अभी हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना सीख रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 26 के निकालते हैं, आपको पता है 13 दूनी 26, 13 और 26 दोनों अभाज्य संख्याएं, तो इसके यही अभाज्य गुणनखंड रहेंगे। उसके बाद हम 54 के निकालते हैं, 54 के निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, हम निकाल देते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9 9 30 27, 27 दूनी 54। उसके बाद हम 78 के निकालते हैं, क्या आ जाएगा, आएगा आपका 2 गुणा 3 गुणा 13, 13 3 39, 39 दूनी 78। इसके बाद हम निकालते हैं 182 के, क्या आ जाएंगे, आएंगे 2 से करेंगे तो 91, 91 यानी 13 7 91, 7 गुणा 13। यह हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब हम इनमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, जब एलसीएम निकालना होता है तो इसमें हम कॉमन संख्याएं एक एक बार लिख लेते हैं। जो भी कॉमन हैं, जो भी उभयनिष्ठ हैं, उनको हम क्या करेंगे, एक एक बार लिख लेंगे। क्या है, 2 सभी में उभयनिष्ठ है तो क्या आ जाएगा, एक बार 2 आ जाएगा। फिर 3 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है तो एक बार 3 आ जाएगा। फिर इसका 3 कहीं और है, नहीं है, इसका पेयर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही संख्या के गुणनखंड है। कॉमन क्या लेते हैं, अलग अलग संख्याओं के गुणनखंड को हम कॉमन लेते हैं। जब गुणनखंड क्या होते हैं, अलग अलग संख्याओं में। 3 जैसे 54 में भी था, 3 78 में था, तो हमने 3 को कॉमन ले लिया। अब ये 3 उस 3 को नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों 3 किसके गुणनखंड हैं,
54 के ही गुणनखंड, एक ही संख्या के गुणनखंड, इसलिए नहीं लेंगे। ये 3 एक बार तो इस 3, फिर इसको 3 को ले लेंगे। अब 7 एक बार है तो 7 को ले लेंगे। 13 देखिए यहाँ भी है और इन दोनों में भी है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, 13 को एक बार ले लेंगे, यानी 13 एक बार ले लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब तो इनको गुणा ही करना है, गुणा कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 36 54, 54 गुणा 7 कितना हो जाए, 7 चौके 28 और 7 पन्ना 35, 36 37 गुणा 13। अब कर लीजिए 13 गुणा 8, 13 अट्ठे 104 होता है, 10 13 7 91 और 10 101, 13 ती 39 और 10 49, तो कितना आ गया आपका 4914, इसका आपका एलसीएम आ जाता है। ठीक, ये तो हमारा क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से। यदि ये अभाज्य गुणनखंड यदि घातों के रूप में लिखे होते तब हम किस तरीके से निकालते, जब अब ये निकाला तो कैसे निकाला, जब ये घात के रूप में नहीं थे। ठीक, अभाज्य गुणनखंड क्या थे, घात के रूप में नहीं थे। यदि अभाज्य गुणनखंड घात के रूप में है तब कैसे निकालते, तब हम 26 के क्या थे, 2 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाते, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 3, क्योंकि 3 कितनी बार था, 3 बार था। जब 78 के लिखते तो क्या आ जाता, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। और इस तरीके से जब हम 182 के लिखते तो क्या आता, 2 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। तो हमने क्या कहा था कि जो सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात जिस अभाज्य गुणनखंड की है उसको हम एक बार लेते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है। 2 की घात हर एक में 1 है तो हम 2 ही लेंगे, 2 की घात 1 ले लिया। उसके बाद फिर 3 की घात 3 है, 3 की घात 1 है, तो इसमें बड़ी घात कौन सी है, 3 की घात 3, तो हम 3 की घात 3 ले लेंगे। फिर 3 के बाद अभाज्य गुणनखंड क्या है, 7 है, तो 7 तो एक ही बार है तो 7 की घात 1 ले लेंगे गुणा। फिर 13 है, 13 की घात 1 इसमें है, 13 की घात 1 इसमें है, 13 की घात 1 इसमें, सभी में बराबर है तो हम 13 की घात 1 यहाँ से ले लेंगे। क्या हो जाएगा, अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई देखें तो क्या आता है, 2 गुणा 3 की घात 3, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 की घात 1 7 गुणा 13 की घात 1 13। अब देखें तो कैसी रूप में आ गए, बिल्कुल आ गया, ये और ये सेम है। ठीक, यानी इसका गुणा भी 4914 ही आ जाएगा। ठीक, तो इसका गुणा क्या आ जाएगा, 4914 आ जाएगा, यानी ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हमें 3 संख्याएं दी हैं, क्या दिया है, 2 की घात 3 गुणा 5 की 3 की घात 5 गुणा 7 की घात 1 गुणा 11 की घात 2, एक संख्या है। दूसरी क्या है, 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 3 गुणा 11, और तीसरी है 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 7 की घात 5 गुणा 5 की घात 2 गुणा 13। तो इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हमने क्या कहा था कि अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे बड़ी घात है उन घातों वाली संख्याओं को हम लिख लेते हैं, वो अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं जिनकी सबसे बड़ी घातें हैं। तो हम देखते हैं 2 की घात 3 है, इसमें 2 की घात कुछ नहीं मतलब 1 होगी, इसमें 2 की घात 5 है, तो इन तीनों में 2 की घात 5, 2 की घात 1 और 2 की घात 3 किसकी घात बड़ी है, 2 की घात 5, यानी जो हमारे 2 अभाज्य गुणनखंड है उसकी एलसीएम में जो घात आएगी वो आएगी 5 आ गई। अब 2 हो गया, इसके बाद हम 3 देखते हैं, 3 की घात यहाँ पर कितनी है, 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है। तो आप देखिए इसमें घात 3, इसमें घात 2, इसमें 1, कौन सी बड़ी है, 3 की घात 5 है, यानी हमें 3 की घात 5 लिख लेंगे। उसके बाद 7 से पहले लेकिन 5 है हमारे पास। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, 5 की घात 2, क्योंकि इन दोनों में नहीं। ठीक, जब हम एलसीएम लिख रहे होते हैं तो हम जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो हम किस में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले 5 की घात 2 लिख दें फिर 2 की घात 5 लिखें। ठीक, तो सबसे पहले छोटा अभाज्य गुणनखंड, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब बढ़ते क्रम में हम लिखते हैं। ठीक, 5 हो गया, फिर 7, तो 7 की घात कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, 7 की घात 5 है, तो 5 आ जाएगा गुणा। फिर 11, यहाँ 11 की घात 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर
3, यानी 11 की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो सिंपल है, हमें क्या करना है, जिस अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात है, जिस अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात है उसको लेते हैं। ठीक, 2 में किसकी घात थी, 2 की घात 5 सबसे बड़ी थी। एक अगला क्वेश्चन हमने जो लिया है वो है ए बराबर दिया है 4 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 7 और 9 की घात 2। बी बराबर क्या दिया, 2 की घात 4, 3 की घात 5, 5 की घात 2 और 12 की घात 3। और सी बराबर दिया 3 की घात 5 गुणा 7 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 8 की घात 2। और हमें क्या निकालना है, निकालना है कि ए बी सी का एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब संख्या इस तरीके से दी हुई तो हम अभी तक क्या देखते थे, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, जिसकी सबसे बड़ी घात होती थी अभाज्य गुणनखंड में। ठीक, जैसे 2 में सबसे बड़ी घात क्या थी, 5 थी, तो हमने 2 की घात 5 ले ली। 3 में सबसे बड़ी घात क्या थी, 5 थी, तो हमने 5 ले ली। ठीक, 5 में सबसे बड़ी घात क्या थी, 2 थी, तो हमने 5 की घात 2 ले लिया था। ठीक, इस तरीके से 7 में सबसे बड़ी घात, तीनों में 5 थी, उसको ले लिया था। 11 में 3 थी, तो हमने 11 की घात 3 ले लिया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक चीज़, ये सभी 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या थे, 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या थे, हमारे अभाज्य गुणनखंड थे। क्या थे, अभाज्य गुणनखंड थे। तो हमने इनकी जो घात थी सबसे बड़ी उसको ले लिया। अब इसमें यदि देखें हमारे क्वेश्चन में 4 क्या अभाज्य गुणनखंड है, नहीं है, इसको 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। 9 क्या अभाज्य गुणनखंड है, नहीं है। 12 नहीं है। 8 नहीं, तो अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसमें लिखा क्या था कि अभाज्य गुणनखंड की घात होती है उसको लेते, तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि हम देखें तो 4 की घात 2 है, यानी क्या लिख सकते हैं, 4 क्या होता है, 2 की घात 2, यानी 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 4, यानी 4 की घात 2 का मतलब हो गया 2 की घात 4 गुणा 4 की घात 2, यानी 4 गुणा 4, यही तो होता है। 4 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 9, 4 फिर 2 गुणा 2। अब 2 कितनी बार आ गए, 4 बार आ गया, 2 की घात 4 लिख ली। अब यहाँ पर 3 की घात 2 थी, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 और 9 क्या है, 9 होता है हमारा 3 गुणा 3, 9 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 9, और 9 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 कितनी बार आ गया, 4, तो 3 की घात 4, ये तो आ गया ए। अब बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा 2 की घात 4 तो है ही, यहाँ पर क्या है 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 5 इंटू 5 की घात 2 इंटू 12। 12 क्या होता है, 12 क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 3 दूनी 6 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 की घात 2 और 3 की घात 1। अब इसकी घात 3 है, 3 है, जब घात ब्रैकेट में होती तो गुणा हो जाती है, 2 3 6, यानी 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 3 हो जाएगा। सी 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2, 8। 8 क्या होता है, 8 होता है हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की घात 3 और इसकी घात 2 पहले ही से, यानी 2 गुणा 6। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब इसको हम सबसे पहले क्या कहा था कि हम इसको जो अभाज्य गुणनखंड है उसको किस रूप में लिखते हैं, उन अभाज्य गुणनखंडों को हम हमेशा असेंडिंग रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक, तो इसके जो अभी ये क्या है, बढ़ते क्रम में नहीं है, इनको हम किस क्रम में लिख लेंगे, बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो ये हमारा मिल जाएगा, यहाँ से देखें 2 की घात 4। ठीक, और दूसरी बात बढ़ते क्रम में नहीं, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 2 अलग अलग जगह 3 है, तो इनको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे 3। यहाँ घात 3 की 2 थी, यहाँ 4 थी, दोनों को जुड़ जाएंगी 6 और 5 की घात 7।
इस तरीके से हमें b क्या मिल जाएगा, 2 की घात 4 और 6 कितनी हो जाएगी, 2 की घात 10 गुणा 3 की घात कितनी हुई, 5 और 3 8 गुणा 5 की घात 2। c क्या हो जाएगा, अब 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2। ठीक, अब हमें इनका एलसीएम निकालना है। अब तो एलसीएम निकालना आसान हो गया। ठीक, अब एलसीएम निकालना क्या है, सिंपल है, आपको पता है। सबसे पहले हम 2 में देख लेते हैं, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 10 है, 2 की घात 10 आ जाएगा। फिर 3 में 3 की घात 6 8 5 यानी 3 की घात 8 सबसे बड़ी है, तो 3 की घात 8 आ गया। फिर 5 में देखें, 5 की घात 7 2 3 यानी 5 की घात 7 सबसे बड़ी है, तो 5 की घात 7 आ गया। और फिर से क्या है, 7 है यानी 7 की घात 2। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। वो क्या आया, 2 की घात 10 गुणा 3 की घात 8 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 2। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा जो अगला प्रश्न है वो दिया है p इक्वल टू 2 की घात 100 गुणा 3 की घात 49 गुणा 5 की घात 40 गुणा 7 की घात 90। q बराबर दिया है 11 की घात 25 13 की घात 18 गुणा 17 की घात 20। r दिया है 3 की घात 25 गुणा 7 की घात 99 गुणा 13 की घात 78 गुणा 19 की घात 15। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम जो चेक करते हैं वो चेक करते हैं कि आधार क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। यहाँ देखें 2 3 5 7 सभी अभाज्य गुणनखंड, 11 13 17 सभी अभाज्य गुणनखंड, 3 7 13 19 सभी अभाज्य गुणनखंड, यानी इसमें हमें कुछ नहीं करना। पिछले वाले क्वेश्चन में को हमने इतनी प्रोसेस इसलिए की क्योंकि इसमें हमारे 4 9 12 8 जो दिए थे ये क्या थे, अभाज्य गुणनखंड नहीं थे, इसलिए हमें सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ा। इसमें सभी अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इनकी घातें देख लेंगे और उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसमें 2 है, 2 की घात 100, ठीक, और तो कहीं 2 है नहीं, 3 कहाँ पर, 3 की घात 49 और 3 की घात 25, तो कितनी आएगी, 3 की घात 49 क्योंकि 49 बड़ा है 25 से, गुणा फिर 5 और कहीं नहीं है तो नहीं है, तो 5 की घात 40 ही आ जाएगा, गुणा 7 है, 7 की घात 90 है, 7 की घात 99 है, यानी तो क्या हो जाए 7 की घात 99, ठीक, इंटू इधर नीचे लिख रहा हूँ मैं आगे, 7 के बाद 11 कहीं और है नहीं है, तो 11 की घात 25 ही आ जाएगी, गुणा फिर 13 की घात 18 यहाँ 78 यहाँ है, तो क्या आ जाएगा 13 की घात 78 गुणा 17 की घात 20 और 17 की घात और तो कहीं है नहीं, ठीक है, 7 की घात थी यानी 17 की घात 20 ही आ जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 19 की घात 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यदि मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ पूरा एक लाइन में, तो 2 की घात 100 गुणा 3 की घात 49 गुणा 5 की घात 40 गुणा 7 की घात 99 गुणा 11 की घात 25 गुणा 13 की घात 78 गुणा 17 की घात 20 गुणा 19 की घात 15। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी।